हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, इनको कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर परीक्षाओं में G7, G20, ब्रिक्स, SCO, क्वाड, आसियान, नाटो, WTO और संयुक्त राष्ट्र जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन केवल इनका नाम याद कर लेना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें यह भी जानना होगा कि ये संगठन क्यों बनाए गए, इनका काम क्या है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, वर्तमान समय में ये क्यों महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम सभी संगठनों को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही भारत की भूमिका क्या है, मुख्यालय क्या है, सदस्य देश और परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, ठीक है। तो चलिए, पहला है हमारा G7 का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ 7। क्या है? ग्रुप ऑफ 7 मतलब 7 देशों का समूह। क्या है? 7 देशों का समूह। तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। शुरू में इसमें G6 मतलब कहने का मतलब है कि इसमें पहले 6 देश शामिल थे। 1976 में क्या हुआ? कनाडा भी इसमें शामिल हो गया और बाद में ये G7 बन गया। तो अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं जान लेते हैं। तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। कौन कौन से याद करिए? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान, ठीक है। स्थापना का कारण क्या था, रीजन क्या था? तो 1970 के दशक में वैश्विक आर्थिक संकट और तेल संकट अर्थात ऑयल क्राइसिस के समाधान के लिए मुख्य जो औद्योगिक देश थे उन्होंने क्या बना, मतलब उन्होंने समझा कि एक मंच पे सभी को आना चाहिए। तो ये क्या थी? दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं थी सभी। और AI, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सुरक्षा जैसे जितने मुद्दे हैं इन सभी में ये निर्णय लेती हैं। भारत की अगर बात करूं तो भारत इसमें सदस्य देश नहीं है, लेकिन अक्सर विशेष अतिथि के रूप में इसको बुलाया जाता है। और इसमें एक फैक्ट और मैं बीच में बता दूं, फिर हम शुरू करेंगे कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो चाइना है वो G7 में शामिल नहीं है। जो चाइना है, सॉरी मैं हाथ से ही लिख रही हूँ इसमें, इसलिए जो चाइना है वो क्या है, वो G7 में शामिल नहीं है, याद रखिएगा। मुख्यालय और भौगोलिक स्थिति की मैं बात करूँ, कोई इसका स्थायी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। ये क्या रहता है कि जो 7 देश हैं ये क्या करते हैं, रोटेशनल तरीके से इनकी अध्यक्षता करते रहते हैं। शामिल देश और मानचित्र अवस्थिति की बात करें, देखिए इसमें अमेरिका और कनाडा उत्तर अमेरिका में पड़ता है ना, अमेरिका और कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली यूरोप का है, जापान एशिया से हो गया। और वैश्विक मानचित्र पर ये मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों को कवर करता है। तो अगर आप मैप में देखेंगे ना, मैं आपका होमवर्क है कि मानचित्र में इनको G7 कंट्रीज को जरूर देखिएगा आप, ठीक है। तो वही क्या करता है, ज़्यादातर ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में जितने ये सभी देश ज़्यादातर क्या है, उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो ये इसीलिए कह रहा है कि वैश्विक मानचित्र में ये मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों को कवर करता है। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता या करंट रिलेवेंस को समझ लेते हैं। ये वैश्विक ऋण संकट, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन मतलब सप्लाई चेन रिजिलियंस और साइबर सुरक्षा, चीन के बढ़ते हुए आर्थिक प्रवाह का मुकाबला करने के लिए साझेदारी फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मतलब PGII पर केंद्रित है। भारत का दृष्टिकोण, भारत इसका सदस्य नहीं है, परंतु वर्ष 2026 में फ्रांस में आयोजित वो 52वां G7 शिखर सम्मेलन सहित भारत को लगातार आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है, जो वैश्विक निर्णय में भारत और ग्लोबल साउथ के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। तो ये भारत की इंपॉर्टेंस को दिखाता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया G7 कंट्रीज। तो G7 दुनिया की जितनी भी सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उन देशों का समूह है। और कौन कौन से देश शामिल है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा यहाँ पे G20, ग्रुप ऑफ 20 देशों का समूह है ये। मतलब कहने का 19 देश प्लस यूरोपीय संघ प्लस अफ्रीकी संघ इसमें शामिल है, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो विश्व की जितनी भी GDP है उसका लगभग 85% मतलब 85% क्या करता है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। देखिए मैं मोबाइल से पढ़ा रही हूँ ना, तो इसलिए मैं लिख नहीं पा रही हूँ इसमें, तो उसको आप समझ लीजिएगा। तो देखिए विश्व की GDP का लगभग 85% इसको कवर करता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या है, सबसे बड़ा मंच है एक तरीके से, ठीक है। अगर मैं भारत की बात करूं तो 2023 में भारत ने सफलतापूर्वक G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। और कहाँ किया था ये आप बताइएगा।
स्थापना की अगर बात करें तो वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के मंच के रूप में 2008 में इसे राष्ट्राध्यक्षों के स्तर के रूप में उन्नत किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि 1999 में जब इसकी स्थापना हुई थी एक तरीके से, तो सिर्फ वित्त मंत्री और बैंक के बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते थे, लेकिन 2008 के बड़े आर्थिक संकट जब आया, इसके बाद इसकी महत्ता और भी बढ़ गई और इसके लिए इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी इसकी बैठकों में क्या हो गए, शामिल होने लगे। तो यही इसमें बता रहा है। स्थापना का कारण क्या था? तो वैश्विक व्यापार, आर्थिक स्थिरता, वित्तीय संकटों से निवारण को बढ़ावा देने के लिए विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को क्या करना था, एक साथ लाना था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं और भौगोलिक स्थिति। इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। ये ट्रोइका मतलब पिछला, वर्तमान और आगामी अध्यक्ष देश प्रणाली पर कार्य करता है। शामिल देश और मानचित्र अवस्थिति की बात करें तो इसमें मैंने बता ही दिया, मतलब सभी महाद्वीपों से और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। भारत की ऐतिहासिक सदस्यता के बाद इसमें अभी अफ्रीकी संघ भी पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, जो इसे पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में विस्तारित करता है। तो मैंने बताया इसमें कौन कौन से हैं, 19 प्रमुख देश हैं, यूरोपीय संघ है और अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल है। आपका होमवर्क है कि अफ्रीकी संघ में कौन कौन से देश हैं। ठीक है, कंट्रीज के नाम बताएंगे आप। वर्तमान प्रासंगिकता क्या है इसकी? तो बहुपक्षीय विकास जो बैंक है, एमडीबीज में सुधार करना, ऋण संकट से जूझ रहे जो देश हैं उनको राहत प्रदान करना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डीपीआई का वैश्विक प्रसार इसके वर्तमान प्रमुख एजेंडे हैं। तो ये इनके क्या है, टारगेट्स हैं कि क्या क्या करना है। भारत का दृष्टिकोण, भारत एक प्रमुख पूर्ण सदस्य है। भारत ने अपनी अध्यक्षता में वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ ग्लोबल साउथ के हितों को मुख्य रूप से मंच प्रदान किया। तो ये लाइन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, भारत किस पे काम करता है? वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ ग्लोबल साउथ के हितों को ध्यान में रखते हुए ये काम करता है। तो देखिए मैंने G20 के बारे में जो बताया तो उसको जरूर याद रखिएगा। जैसे G20 दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। दुनिया की लगभग 60% जनसंख्या G20 देशों में ही रहती है। क्या बताया मैंने कि दुनिया की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है, G20 देशों से ही बिलोंग करती है। विश्व की लगभग 85% जीडीपी भी G20 देशों से ही आती है। विश्व का लगभग 75% व्यापार भी जो G20 देशों से ही किया जाता है। भारत ने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, मैंने बताया आपको। तो अब आप इसका इम्पोर्टेंस तो समझ ही चुके होंगे। तो G20 के जो देश है वो मिलकर कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो उसका अक्सर असर कहाँ पड़ता है, लगभग पूरी दुनिया पे पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं ब्रिक्स की ओर। थर्ड है हमारा ब्रिक्स। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में। पहला सम्मेलन यकातेरिनबर्ग जो है रूस में, क्या है, यकातेरिनबर्ग रूस में 2009 में इसका पहला सम्मेलन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में पहला सम्मेलन यकातेरिनबर्ग रूस में। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। तो पहले क्या था, ब्रिक था और बाद में ब्रिक्स बन गया। तो इन्हीं के जैसे देखिए, बी से क्या हो गया, ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से हो गया इंडिया या भारत, और सी से हो गया चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 2010 में याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका कब जुड़ा इससे, तो 2010 में। पहले क्या था, 2009 में ये ब्रिक था। स्थापना का कारण क्या था इसका देख लेते हैं। देखिए ब्रिक्स जो है विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ब्रिक्स में भारत और चीन दोनों शामिल हैं। याद रखिएगा, ब्रिक्स में भारत और चीन दोनों शामिल है। दुनिया की लगभग 45% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है। ब्रिक्स ने अपना एक बैंक बनाया है, उसका नाम क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? जल्दी से बताइए। ठीक है, ये आपके लिए है। ब्रिक्स को कई बार लगभग G7 के विकल्प के रूप में भी देखा जाता है आमतौर पर। अब देखो ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, एक तरीके से कि जो विकासशील जो देश हैं उनको क्या करना, उनकी आवाज़ को मजबूत करना। ठीक है, वो क्या चाहते हैं, उनकी आवाज़ को क्या करना, मजबूत करना, ये इनका उद्देश्य है। तो मुख्यालय और वित्तीय केंद्र की अगर बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी क्या है इनका, एक इन्होंने ब्रिक्स ने क्या किया, अपना एक बैंक बनाया है, उसका नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका क्या शॉर्ट में क्या कहते हैं, एनडीबी कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये याद रखिएगा, संघाई चीन में है। मुख्यालय इसका कहाँ है, संघाई चीन में है।
शामिल देश और भौगोलिक विस्तार, मूल सदस्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, बी से ब्राजील हो गया, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। हालिया ऐतिहासिक विस्तार के बाद इसमें मिस्र भी शामिल हो गया है। कौन कौन सा? मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी शामिल हो गए हैं। तो और इसमें कौन कौन शामिल हो गया? मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। अब इनकी लोकेशन आपको मैप में जाके देखना है। मिस्र जो है आपको अफ्रीका में पड़ेगा। इथोपिया कहाँ पड़ेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ये मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है, तो इसको मैप में आप देखेंगे जाके, ठीक है। जिसका विस्तार यूरेशिया, अफ्रीका, पूर्व मध्य मतलब मिडिल ईस्ट तक लगभग हो गया है। तो ब्रिक्स काफ़ी देशों में मतलब काफ़ी एरिया को कवर करता है एक तरीके से। वर्तमान प्रासंगिकता की अगर बात कर लें, क्यों जरूरी है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, सुरक्षा, व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए, डी डॉलराइजेशन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने में सबसे सशक्त मंच बन चुका है। तो ये क्या कर रहा है कि मतलब वैश्विक जो ऊर्जा आपूर्ति है, मतलब क्रूड ऑयल वगैरह या गैस वगैरह, तो उसकी बात कर रहा है। तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, सुरक्षा, व्यापार में ये जो व्यापार है उसमें क्या करना है कि अमेरिकी डॉलर की निर्भरता को क्या करना है? कम करना है। स्थानीय जो खुद उनकी मुद्राएं हैं उनको क्या उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मंच बनाया गया है ज़्यादा, ठीक है। भारत का दृष्टिकोण अगर देखें यहाँ पे, तो भारत क्या है? एक संस्थापक सदस्य है। भारत इसकी स्थापना जब हुई थी तब शामिल था, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? संस्थापक सदस्य। भारत इसके माध्यम से चीन के साथ भू राजनीतिक संतुलन बनाए रखते हुए वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें भारत और चीन दोनों शामिल है। तो जहां G7 अमीर और विकसित देशों का समूह है, वहीं ब्रिक्स तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। G7 क्या है? विकसित देशों का समूह है। G20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। और ब्रिक्स क्या है? विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, ठीक। अब है फोर्थ है SCO। एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। अब यहाँ पे एससीओ की बात आ रही है, तो देखिए यह एक ऐसा संगठन है जो सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ने और उसके और आर्थिक स्थिरता के लिए काम करता है। क्या करता है? ये एक ऐसा संगठन है जो सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ने और आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम करता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो भारत, चीन, रसिया, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, ये सब क्या है? इसके सदस्य देश हैं। अगर नाटो पश्चिमी देशों का एक बड़ा संगठन है, तो इसी प्रकार एससीओ क्या है? एशिया के जितने भी बड़े देश हैं ना, उनका महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। क्या है ये? एससीओ एशिया के जो बड़े देश हैं उनका महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। और नाटो क्या है? जो पश्चिमी देश है उन देशों का बड़ा संगठन है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। अब एससीओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो देखो, एससीओ का नाम क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए लोगों को लगता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? संघाई चीन में होगा। कहाँ पे होगा? संघाई में होगा। लेकिन अगर वास्तव में इसकी बात करें तो इसका सचिवालय कहाँ पे है? मुख्यालय जो है वो बीजिंग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीजिंग में, याद रखिएगा। कहाँ पे स्थित है? बीजिंग में, याद रखिएगा, ठीक है। बीजिंग चीन में स्थित है एससीओ, बीजिंग चीन में। अब ब्रिक्स बैंक एनडीबी का है संघाई चीन में। किसका? ब्रिक्स बैंक जो है उसका है संघाई चीन में। तो अक्सर स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। स्थापना का कारण देख लेते हैं। यूरेशियाई जो क्षेत्र है उसमें सुरक्षा, सीमा विवादों का समाधान, आतंकवाद, अलगाववाद व उग्रवाद, इन सभी का मुकाबला करने के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इन चीज़ों से निपटने के लिए बनाया गया है। किसके लिए? कि आज के समय में क्या है कि आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, इन सभी मुद्दों से निपटने के लिए एससीओ की जो भूमिका है ना वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्थापना का कारण क्या था कि यूरेशियाई क्षेत्र में सुरक्षा, सीमा विवाद के समाधान, आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, ये क्या है? सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। मुख्यालय और संरचना बताया मैंने। सचिवालय कहाँ है? तो बीजिंग चीन में है। और इसकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण आतंक विरोधी इकाई जिसको कहते हैं रैट्स, RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ताशकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है। तो इसकी एक इकाई है, आतंकवाद विरोधी एक इकाई है रैट्स। उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है, ठीक। मतलब वो मुख्यालय नहीं, सॉरी, वो इकाई स्थित है ताशकंद उज्बेकिस्तान में।
शामिल देश और मानचित्र अवस्थिति मतलब देख लेते हैं इसमें इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और हाल ही में शामिल कौन हुआ है तो बेलारूस शामिल हुआ है, याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन से देश हैं तो देखिए अब याद करिए इसमें कि ये क्या है, एशिया के देश शामिल है ना, तो चीन हो गया, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और हाल ही में बेलारूस भी शामिल हो गया है। यह मध्य एशिया और यूरेशिया के विशाल भूभाग को क्या करता है, कवर करता है। मध्य एशिया और यूरेशिया के विशाल भूभाग को कवर करता है। अब आपको यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता है मैपिंग, तो आप मैपिंग का थोड़ा सा रिवीजन करते जाइए और देखिए कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, यूरेशियाई देश कौन कौन से हैं, एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं और इन सभी के लोकेशंस कहाँ कहाँ पे है, ये ज़रूर देखना होगा आपको कि एससीओ में जो देश हैं, या फिर एक ब्लैंक में मैप लीजिए और उसमें आप इनको भरिए कि एससीओ में की जो कंट्रीज़ हैं वो आप खुद से भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे हैं, देखिए उनको। तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और हाल ही में बेलारूस इसमें शामिल हुआ है, अर्थात मध्य एशिया और यूरेशिया के विशाल भूभाग को कवर करता है और वहाँ के सारे लगभग ये देश आते हैं। ठीक है, वर्तमान प्रासंगिकता, अफगानिस्तान में स्थिरता, मध्य एशियाई कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय व्यापारिक गलियारियों की सुरक्षा के लिहाज से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सीमा सुरक्षा आदि के माध्यम से ये के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वर्तमान प्रासंगिकता की बात कर लेते हैं। तो ये अफगानिस्तान में स्थिरता, मध्य एशियाई कनेक्टिविटी ये बता ही दिया मैंने, और भारत का दृष्टिकोण देखना है हमको। तो यहाँ पे देखिए भारत का दृष्टिकोण क्या, भारत के लिए संगठन मध्य एशिया कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी तक सीधी पहुंच बनाने और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं विशेषकर सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को उठाने का प्रमुख मंच है। तो मतलब भारत के लिए अगर ये सारे देश रहेंगे तो क्या होगा कि इन सभी के सामने क्या होगा, मुद्दे जो आतंकवाद विरोधी, क्योंकि आतंकवाद से निपटने के लिए बनाया गया है सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, जैसे ऊर्जा सुरक्षा, इन सभी मुद्दों के लिए इसको बनाया गया है। तो मीन्स ये है कि इसके लिए क्या है कि वो अपनी बातों को इन मंचों पे रख सकता है ना। तो ये सीधी पहुंच बनाने के लिए एक तरीके से भारत को एक मंच प्रदान करता है। अगला है क्वाड। क्वाड के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड। देखिए अगर मैं क्वाड की बात करूँ तो क्वाड 4 देशों का समूह है। क्वाड क्या है, 4 देशों का समूह है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। क्वाड क्या है, 4 देशों का ऐसा समूह, 4 देशों का समूह है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या करता है, सुरक्षा, शांति और सहयोग को बढ़ावा देने की बात करता है। ये सभी क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं इसके लिए। तो वो 4 देश हैं कौन कौन से सदस्य देश, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सा, भारत अमेरिका हो गया, एक जापान और ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश हैं। अब ये बनाया क्यों गया, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बनाया गया। इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसमें सहयोग बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया। आपदा का प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, नई जो टेक्नोलॉजी है उन पे एक साथ काम करने के लिए इसको बनाया गया। तो अब देखिए यहाँ पे स्थापना की अगर यहाँ पे देखिए बात की गई है तो स्थापना 2007 में जापान के पूर्व क्या थे, पीएम शिंजो आबे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका औपचारिक पुनरुद्धार जो था वर्ष 2017 में हुआ। तो ये अवधारणा कब आई तो 2007 में आई, और मतलब किन के द्वारा आई तो जो जापान के पूर्व पीएम थे शिंजो आबे, उनके द्वारा दी गई। लेकिन इसका औपचारिक पुनरुद्धार कब किया गया तो 2017 में हुआ। स्थापना का कारण क्या था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें रणनीतिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी एक देश मतलब मुख्यतः चीन के आक्रामक वर्चस्व को रोकना। चीन की कैसी नीति है, विस्तारवादी नीति है, तो उस पर कंट्रोल करना एक तरीके से। मुख्यालय, कोई इसका स्थायी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है, ये एक अनौपचारिक रणनीतिक सुरक्षा संवाद मंच है। अब इसमें शामिल देश देख लेते हैं। भारत जो कि दक्षिण एशिया से हो गया, आपका अमेरिका उत्तर अमेरिका से हो गया, जापान पूर्वी एशिया से हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया से हो गया। तो ये मानचित्र में आपको दिख जाएंगे, ये आप मैपिंग से देख लीजिएगा। ठीक है, वर्तमान प्रासंगिकता क्यों है इसकी तो समुद्री डोमेन जागरूकता, MDA, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी
में सहयोग, आपदा राहत, वैक्सीन, कूटनीति पर अत्यधिक बल दिया जाता है। तो ये बताया कि इसमें क्या करना है, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और जो नई टेक्नोलॉजी है उनमें एक साथ इनको मिलकर काम करना है। बस सीधी सी बात। भारत का दृष्टिकोण क्या है, भारत एक इसमें केंद्रीय स्तंभ, भारत इसका एक केंद्रीय स्तंभ है। यह भारत को हिंद महासागर में अपनी सुरक्षा मजबूत करने और प्रशांत क्षेत्र के लोकतांत्रिक देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी गहरा करने का एक अवसर देता है। तो इसमें देशी कौन कौन शामिल, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो अमेरिका और जापान हो गया पैसिफिक ओशन से रिलेटेड हो गया, और भारत आपका इंडो हिंद महासागर से। तो इन ये भारत के लिए क्या है कि हिंद महासागर में अपनी सुरक्षा मजबूत करे और प्रशांत क्षेत्र के जो लोकतांत्रिक जो देश हैं उनके साथ भी अपनी रणनीतिक साझेदारी सुनिश्चित कर सके। तो ये एक अवसर के रूप में देख रहा है भारत। अब यहाँ पे बात करेंगे आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी स्थापना कब हुई, तो 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा, मतलब बैंकॉक जो डिक्लेरेशन है उसके माध्यम से हुई थी। आसियान की अगर बात करूँ तो आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक ऐसा संगठन है जो आपसी सहयोग, व्यापार और शांति के लिए बनाया गया है। किसके लिए, आपसी सहयोग, व्यापार और शांति के लिए बनाया गया। तो स्थापना का कारण क्या था, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो इसमें टोटल 10 देश शामिल है। कौन कौन से, 10 देश शामिल है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार। तो कौन कौन से देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अगर मानचित्र में देखेंगे आप तो भारत के पूर्व में जो स्थित है दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों को एक टोटल कवर कर रहा है। तो आपको मैप में देखना है इंडोनेशिया कहाँ है, मलेशिया कहाँ है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई और वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, इन सभी को आप मैप में जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप कवर नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना रट लीजिए आप। तो वर्तमान प्रासंगिकता इसकी क्यों है, तो दक्षिण चीन सागर विवाद में शांति को बनाए रखना और आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से वैश्विक व्यापार आपूर्ति में महत्वपूर्ण एक तरीके से ये केंद्र बना हुआ है। भारत का दृष्टिकोण इसमें देख लेते हैं, तो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है का आसियान केंद्रीय स्तंभ है। जो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका क्या है, ये केंद्रीय स्तंभ है। तो मतलब भारत एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसके तहत आसियान से जुड़ा हुआ है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत क्या है, भारत आसियान से जुड़ा हुआ है। तो यही भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता रणनीतिक साझेदारी भारत के आर्थिक और उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए अपरिहार्य है एक तरीके से। तो आसियान दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। आसियान क्या है, दक्षिण पूर्वी जो एशियाई जो क्षेत्र है उनका सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है ये। अब भारत आसियान का सदस्य नहीं है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 1967 में हुई। उसी समय दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने क्या सोचा था कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, सुरक्षित होगी और मजबूत होगी। आसियान की स्थापना में पहले जो कितने देश बताया ना कि आसियान की जो स्थापना हुई थी तो सिर्फ 5 देशों ने मिलकर की थी, लेकिन आज इसमें वर्तमान में कितने देश हैं, टोटल 10 देश हैं। सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जैसे जो देश है ना, आसियान की वजह से व्यापारिक जो है वो बड़े केंद्र बने हुए हैं। मतलब कहने का कि जो सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड है, अगर आसियान ना होता तो ये बड़े केंद्र ना बन पाते। आसियान की वजह से ही ये इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और चीन और अमेरिका के बीच जो ये इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है ना, उसकी वजह से भी आसियान का इम्पोर्टेंस थोड़ा और बढ़ गया है, ये भी याद रखिएगा। नाटो की अब बात कर लेते हैं। नाटो है क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो है क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, नाटो की 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन संधि द्वारा हुई थी। तो 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन संधि द्वारा हुई थी। तो देखिए द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद जो यूरोपीय देश हैं वो थोड़ा सा डर गए। तो उन्होंने क्या किया, अपने देशों की सुरक्षा की उनको बहुत ज़्यादा चिंता थी, इसीलिए नाटो बना लिया उन्होंने। तो नाटो का आर्टिकल जो 5 है वो क्या कहता है कि एक सदस्य पर हमला तो सभी सदस्य पर हमला माना जाएगा, ये उसका आर्टिकल 5 कहता है ये। ठीक है, तो स्थापना का कारण क्या है, चलिए देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर के विस्तार को रोकना,
इसका कारण इसका स्थापना का क्या कारण था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें यूएसएसआर के विस्तार को रोकना था, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा कलेक्टिव डिफेंस प्रणाली स्थापित करना था। कहाँ पे? तो उत्तरी अटलांटिक जो रीजन है वहाँ पे क्या करना था, एक तरीके से सामूहिक सुरक्षा को स्थापित करना था। और इसका प्रसिद्ध आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 5 क्या कहता है कि यदि एक सदस्य पर हमला तो सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। अगर एक सदस्य पर हमला होता है, एक देश पर हमला होता है, तो इसका मतलब वो सभी देशों पे हमला माना जाएगा जो नाटो में शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। शामिल इसमें देश कौन कौन से हैं? तो वर्तमान में टोटल इसके 32 देश शामिल है। हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन इसके नए सदस्य बने हैं। तो फिनलैंड और स्वीडन का नाम भी याद रखिएगा। टोटल इसमें वर्तमान में 32 हैं और इसमें फिनलैंड और स्वीडन इसके नए सदस्य देश बने हैं। ठीक है। और मैप में आप देखेंगे कि मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका और यूरोप महाद्वीप को ये कवर करता है। वर्तमान प्रासंगिकता क्यों है इसकी? रूस यूक्रेन युद्ध के बाद नाटो की प्रासंगिकता वैश्विक सुरक्षा में सबसे शीर्ष पर आ गई। यह पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। भारत का दृष्टिकोण क्या है कि भारत नाटो का सदस्य नहीं है और अपनी सैन्य गुटनिरपेक्षता व संप्रभुता नीति के तहत इससे दूरी बनाए रखता है। हालांकि सुरक्षा संवाद के स्तर पर कूटनीतिक संपर्क मौजूद है। मीन्स ये कि सबसे पहले अपने देश की और अपनी सुरक्षा, मतलब अपने देश की सुरक्षा की बात होती है। ठीक है। तो भारत एक तरीके से क्या है, इस मामले में शांत है और इससे दूरी बना के रखा हुआ है। किस लिए? तो अपनी संप्रभुता और गुटनिरपेक्षता की वजह से। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि वो रसिया और यूक्रेन युद्ध के बाद नाटो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में, मतलब इसकी चर्चा होने लगी है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया नाटो की। चलते हैं डब्ल्यूटीओ में। तो डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 1995 को मराकेश समझौते के तहत इसने पूर्ववर्ती जीएटीटी का स्थान लिया है। तो पहले क्या था? जीएटीटी था और उसकी जगह पे क्या आ गया? डब्ल्यूटीए आ गया। तो कब आया? तो 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में ये आया। किसके तहत? तो मराकेश समझौता जो था उसके तहत आया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया का हर देश अपने मन से व्यापार करने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, तो इसी समस्या को रोकने के लिए क्या बनाया गया? डब्ल्यूटीओ बनाया गया। स्थापना का कारण क्या था? वैश्विक व्यापार को विनियमित करना। वैश्विक व्यापार को क्या करना? विनियमित करना, सुचारू रूप से चलाना, बिना किसी भेदभाव के संचालित करना, नियम के आधार पर बहुपक्षीय प्रणाली, व्यापार प्रणाली का निर्माण करना। तो ये किस पे मतलब आधारित है? ट्रेड पर। किस पे? व्यापार पर। उसके लिए क्या करेगा? नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, भेदभाव नहीं होना चाहिए उसके लिए, अलग तरीके से वो सारी चीज़ें कि जिससे आसानी से क्या हो सके? व्यापार सुगम तरीके से हो सके सभी देशों के बीच में। ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया है। मुख्यालय इसका क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 164 सदस्य देश इसमें है। वैश्विक व्यापार का 98% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक व्यापार का 98% से ज़्यादा का प्रतिनिधित्व करता है ये। इसमें कितने देश शामिल है? तो लगभग 164 देश इसमें शामिल है। वर्तमान प्रासंगिकता क्यों है इसकी? तो देख लेते हैं। वैश्विक व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर्स, कृषि सब्सिडी विवाद जैसे अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज और डिजिटल कॉमर्स, ई कॉमर्स, करों के नियमों को लेकर यह लगातार चर्चा और विवादों के केंद्र में है। आई थिंक ये वाला जो प्रश्न है ये पीसीएस में आया हुआ है। ये 2021 आई थिंक 2021 में आया हुआ है ये वाला अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स टाइप्स। तो याद रखिएगा। तो वैश्विक व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर, कृषि सब्सिडी विवाद मतलब अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज और डिजिटल कॉमर्स व ई कॉमर्स करों के नियमों को लेकर यह लगातार चर्चा और विवादों के केंद्र में है। तो इसलिए इसकी क्या है मतलब कहने का कि डब्ल्यूटीओ जो है दुनिया के लगभग सभी बड़े व्यापारिक इसमें देश शामिल हैं। डिजिटल ट्रेड, ई कॉमर्स और कृषि सब्सिडी डब्ल्यूटीओ में सबसे ज़्यादा ये क्या है चर्चा के इसमें विषय बने हुए हैं। जब दो देशों के बीच व्यापार को लेकर कोई विवाद होता है तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है? एक मध्यस्थ की तरह काम करता है, उनकी विवादों को निपटाता है।
ठीक है, तो ये किसके लिए बनाया गया है? तो ट्रेड से संबंधित है, ये याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत के दृष्टिकोण की भी बात कर लेते हैं तो भारत इसमें क्या है? एक संस्थापक सदस्य है। इसमें भारत खाद्य सुरक्षा मतलब सार्वजनिक खाद्य भंडार, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग और पेटेंट नियमों जिसको कहते हैं ट्रिप्स पर विकासशील देशों और गरीब किसानों के हितों की रक्षा के लिए WTO में हमेशा मुखर रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं ओपेक की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना कब हुई? तो सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन, जो कि बगदाद कहाँ है? इराक में है। तो सितंबर 1960 में हुआ। ओपेक का स्थापना कब हुआ? तो सितंबर 1960 में हुआ। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस संगठन का पड़ता है, तो वो उसका आंसर क्या होगा? ओपेक ही होगा, है ना। कब बनाया गया? तो 1960 में बनाया गया। इसका 1960 में बगदाद सम्मेलन जो इराक में हुआ था तब ये बना। स्थापना का कारण क्या था? क्यों बनाया गया? जो तेल उत्पादक जो देश हैं उन्होंने मिलकर अपने हितों की सुरक्षा के लिए इसको बनाया। ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि सऊदी अरब जो है ओपेक का सबसे प्रभावशाली सदस्य माना जाता है। कौन? सऊदी अरब। दुनिया के सबसे बड़े जो तेल भंडार हैं वो किसके पास हैं? तो ओपेक के पास ही हैं। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार किसके पास है? ओपेक के पास है। ओपेक जब तेल उत्पादन कम करता है तो कीमतें क्या होती है? सीधा बढ़ जाती हैं। और भारत क्या है? तो भारत जितना भी मतलब ज़रूरत का जितना भी तेल है वो कहाँ से आयात करता है? ओपेक जो कंट्रीज हैं उन्हीं से। तो इसीलिए ओपेक के फैसले पर का असर किस पे? भारत पर भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थापना का कारण क्या था? कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल है, उत्पादक देशों की पेट्रोलियम जो नीतियों को समन्वय करना और वैश्विक व्यापार में तेल की जो कीमतें हैं उनकी कीमतों को क्या करना? स्थिर व नियंत्रित रखना। उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने ना पाएँ, सबकी कीमतें क्या रहें? स्थिर रहें। पेट्रोलियम की जो नीतियाँ हैं वो एक तरीके से एक जैसी रहें लगभग। ठीक है, तो मुख्यालय क्या है यहाँ? मुख्यालय इसका कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया खुद ओपेक का सदस्य नहीं है। इसका मुख्यालय जरूर ऑस्ट्रिया में, लेकिन ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य नहीं है। तो ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और ऑस्ट्रिया खुद ओपेक का मेंबर नहीं है। शामिल देश की अगर बात करें तो देखो मुख्य रूप से इसमें कुछ देश शामिल हैं, जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ईरान, इराक, वेनेजुएला आदि, कुवैत, अल्जीरिया वगैरह। लेकिन अब यहाँ पे बात कर लें थोड़ा सा ओपेक प्लस की बात करेंगे। देखिए नवीनतम अपडेट हाल ही में अंगोला और UAE जैसे देशों के निर्णयों से इसकी सदस्यता संरचना में क्या आए हैं? बदलाव आए हैं। रूस और अन्य ओपेक गैर ओपेक देशों के साथ मिलकर ये ओपेक प्लस के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब कि जब ओपेक देशों ने कुछ अन्य बड़े तेल उत्पादक देशों को एक साथ मिला, मतलब उनके साथ भी मिलकर का जब काम करना शुरू किया तो इसको क्या कहा गया? ओपेक प्लस कहा गया। अब ओपेक प्लस में जैसे के सदस्य कौन कौन? रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मेक्सिको, ये सारे क्या हैं? ये अन्य सहयोगी देश हैं। ये सभी क्या है? ये भी अन्य बड़े तेल उत्पादक देश हैं। यहाँ पे एक फैक्ट और है अंगोला का। तो अंगोला ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंगोला ओपेक का पहले क्या था। देखिए अंगोला ओपेक का पहले क्या था? मेंबर था, सदस्य था। लेकिन दिसंबर 2023 में क्या हुआ? अंगोला ओपेक से बाहर हो गया। कारण क्या था? कि ओपेक ने तेल उत्पादन की जो सीमा तय की थी जिससे अंगोला क्या था? सहमति नहीं था उससे। तो हाल के वर्षों में अगर बात करें तो अंगोला ने क्या किया है? ओपेक को छोड़ दिया है। इसीलिए यह थोड़ा करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। वर्तमान बात करें तो वैश्विक ऊर्जा संकट, कच्चे तेल की कीमत, उत्पादन में कटौती के फैसले, हरित ऊर्जा मतलब ग्रीन एनर्जी की ओर वैश्विक झुकाव के बीच तेल अर्थव्यवस्थाओं को का जो अस्तित्व है उसको बनाए रखना। यहाँ पे ज़्यादातर किसकी बात हो रही है? ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। तो कह रहा है कि ग्रीन एनर्जी की ओर वैश्विक झुकाव के बीच तेल जो अर्थव्यवस्थाओं की जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने के लिए इसकी नीतियाँ अत्यंत प्रभाव रखती हैं। मतलब ये कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो उनकी पूरी इकॉनमी ही ऑयल के व्यापार पर डिपेंडेंट है, तो उसको उनका अस्तित्व भी बनाए रखना है ना, तो इसके लिए भी यह काम करता है, उसके लिए नीतियाँ बनाता है। भारत के दृष्टिकोण की अगर यहाँ पे बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा
सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है, उपभोक्ता भी है और इसका आयातक देश है। जब अपनी ज़रूरतों का 80% से अधिक तेल आयात करता है, ये क्या करता है, भारत अपनी ज़रूरतों का 80% से अधिक तेल आयात करता है। इसीलिए ओपेक के फैसले भारत की जो घरेलू मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है और चालू खाता जो घाटे हैं, कैड को सीधा प्रभावित करते हैं। लास्ट संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशंस, इसको यूएन भी कहते हैं शॉर्ट में। स्थापना इसकी कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। कहने का मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया ने देखा कि कितनी ज़्यादा तबाही हुई है, कितनी ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। तो इसीलिए 1945 में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। स्थापना के कारण क्या थे देख लेते हैं भविष्य में, कि कोई तीसरा विश्व युद्ध बाद भविष्य में ऐसा ना हो। तो क्या करना कि किसी तीसरे विश्व युद्ध को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना जिससे युद्ध वगैरह ना हो, मानवाधिकारों की भी रक्षा करना। इसका मुख्यालय क्या है, कहाँ है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सदस्यता और भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो इसमें 193 जो कंट्रीज हैं वो शामिल है, लगभग मतलब पूरा विश्व है। इसके 6 प्रमुख अंग हैं। तो इसमें देखिए कितने हैं, 193 इसमें सदस्य देश हैं और इसका 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब यूएनएससी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अब इसकी वर्तमान प्रासंगिकता की अगर बात करें तो समकालीन जो वैश्विक संघर्ष हैं, जैसे रूस यूक्रेन, मध्य पूर्व संकट, इन सभी को रोकने में सुरक्षा परिषद की वीटो पावर के कारण उत्पन्न हुए गतिरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र में संरचनात्मक सुधारों की मांग चरम पर है। इसके अतिरिक्त यह सतत विकास लक्ष्यों मतलब एसडीजी जो गोल्स हैं जो 2030 तक के, उनको प्राप्त करने का भी एक बड़ा मंच है। यहाँ पर भारत का दृष्टिकोण क्या है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का क्या है, एक सदस्य है। मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत भी शामिल था। वर्तमान में भारत यूएनएससी में स्थायी सीट मतलब परमानेंट मेंबर के लिए G4 देशों के साथ मिलकर सबसे प्रबल दावेदार है और वैश्विक शांति सेना में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। मतलब यूएन पीस कीपिंग में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। तो यहाँ तक ये पूरा टॉपिक देखिए कंप्लीट हुआ और यूएन के बारे में बता ही दिया मैंने कि इसकी स्थापना कभी 24 अक्टूबर 1945 को 193 में देश है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इसके 6 प्रमुख अंग बताए मैंने। 5 स्थायी सदस्य इसमें जो देखिए सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। सॉरी, कौन कौन से, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। तो याद रखिएगा इसमें क्या है कि तो अभी जो मैंने वीटो की बात की थी तो इन 5 को वीटो प्राप्त है। कौन, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस को। तो यूएन जो है जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, सतत विकास जो लक्ष्य है इन सब पे काम कर रहा है। तो भारत जो है लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। ठीक है, तो इतने ये याद रखिएगा। इतना अब ये है कि देखिए मैंने इतने सारे ये जितने भी बताए इन सभी को आपको रिवीजन करना रहेगा। आसियान का मतलब पूर्व एशिया का संगठन, नाटो सुरक्षा और सैन्य संगठन, WTO व्यापार के नियम बता रहा था, ओपेक तेल से संबंधित था, यूएन विश्व शांति से संबंधित था। देखिए इन संगठनों को केवल रटना नहीं है, इनको समझना है। ये दुनिया की राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा, इन सबको कैसे प्रभावित करती है ये सब बताते हैं और उसका मैनेजमेंट करते हैं एक तरीके से। तो ये यूपीएससी और यूपीपीएससी सभी एग्जाम्स में लगभग यहाँ से आता है। आप इसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें जो मैपिंग वाला जो पार्ट था वो भी आप इसको टाइम मिले तो ब्लैंक मैप को लेके उसको फिल करके देखिएगा, आपको एक तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।